नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली बड़ी खबर आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दूसरी बड़ी खबर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई, जिसको लेकर कांग्रेस ने देश भर में एसबीआई और एलआईसी कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां गांव खातीवास में मिड डे मील कार्यकर्ता के सहारे स्कूल चल रहा है। तो वहीं चौथी बड़ी खबर भी रेवाड़ी से ही, जहां पिता के दूसरी शादी करने से नाराज चल रही बेटी ने अपनी सौतेली मां पर चाकू से हमला कर दिया। तो दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। और दूसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं, अडानी को लेकर अब लगातार अडानी ग्रुप को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही है, उसको लेकर अब सरकार पर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। एलआईसी और एसबीआई कार्यालय के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, नाराजगी जताई गई है। तो वही तीसरी बड़ी खबर क्या आपको बताते हैं, यहां पर कक्षा पर ताले हैं, पढ़ाई के यहां लाले पड़े हुए हैं। और ये पूरा मामला रेवाड़ी से आपको बता रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस दरवाजे के बाहर ये ताला लटका हुआ है, ये स्कूल का है। और यहां पर मिड डे मील कर्मचारी के भरोसे ये पूरा स्कूल अब निर्भर है। चौथी बड़ी खबर भी रेवाड़ी से ही आपको बता दें, यहां पर एक बच्ची ने अपने ही सौतेली मां के ऊपर चाकू से वार कर दिया। जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक बच्ची अपने पिता की दूसरी शादी करने के बाद से ही लगातार काफी नाराज चल रही थी और इसी दौरान उसने अपनी सौतेली मां पर जानलेवा हमला किया है। हालांकि युवती की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। ये पूरा मामला आपको रेवाड़ी से बता रही हैं। तीसरी बड़ी खबर भी आपको हमने रेवाड़ी से ही बताया, जहां स्कूल के बाहर ताला लटका हुआ है। दूसरी बड़ी खबर के बारे में बता दें कि अडानी ग्रुप को लेकर जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, शेयर गिर रही हैं और करोड़ों का घाटा हो चुका है। अब एक बार फिर से विपक्ष मौजूदा सरकार पर हमलावर हो गया है। आप ये तस्वीरें देख रही हैं, धरना प्रदर्शन कांग्रेस लगातार कर रहा है और मौजूदा सरकार पर हमला भी बोल रहा है। एलआईसी और एसबीआई के कार्यालयों के बाहर भारी तादाद में कांग्रेसी इकट्ठा हुए, मौजूदा सरकार पर जमकर नारेबाजी की और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए। साथ ही पहली बड़ी खबर के आपको बता दें, पहली बड़ी खबर के बारे में आपको यहां बता दें कि 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले ही तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मौजूदा सरकार से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां कमर कस चुकी है, चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कौन किस पर भारी है, ये आने वाला समय ही बताएगा। 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 2024 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हरियाणा में 14 फरवरी को होने वाले अमित शाह के दौरे ने भी सियासी हलचल तेज कर दिया है। कांग्रेस फिर से एक्टिव मोड में आ गई है, तो वहीं इनेलो भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल भी पदयात्रा शुरू करेगी। अभी चौटाला की परिवर्तन पदयात्रा के लिए रूट मैप तैयार हो चुका है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव में अब मुफ्त बिजली और तमाम तरह के वादे भी कर रही है। और साथ ही अब ये होगा कि आखिरकार कौन 2024 का रण जीतेगा। हरियाणा में ये आने वाला समय ही बताएगा। 2024 की तैयारी कौन किस पर भारी, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अमित शाह की रैली को लेकर अब लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इन लोगों की तरफ से पदयात्रा अब की जाएगी। ये पदयात्रा तकरीबन 7 महीने की होगी और ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से भी ज्यादा बड़ी ये यात्रा होगी। और 25 सितंबर को यात्रा का समापन होगा। 7 महीने तक ये यात्रा चलने वाली है और इसको लेकर इनेलो की तरफ से भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा है।
2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले सारी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। आपको बता दें कि और इसी कड़ी में हरियाणा में अमित शाह की रैली भी होने वाली है। रैली को लेकर तैयारियां बीजेपी की तरफ से जोरों शोरों से चल रही है। मधुबन का कोई कार्यक्रम है वहां पर रिलेटेड, और उसके बाद संगठन की बैठकें लेंगे। अभी इस बात में चर्चा नहीं हुई। कल शायद, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली गए हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी होंगे, तो क्या स्वरूप बनता है बैठकों का। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। नमस्ते आपको भी। प्रवीण जी, 2024 में चुनाव होना है हरियाणा विधानसभा का। आपने देखा है कि कांग्रेस की किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा थी, अब अजय चौटाला भी इसमें अब जिस तरीके से पद यात्रा करने जा रही है, क्या कहेंगे इन तमाम यात्राओं को? नहीं, देखिए ऐसा है, हर राजनीतिक दल जो है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार इस तरह का काम करता है, चाहे पद यात्रा की बात करें या प्रचार के किसी और माध्यम को अपनाने की बात करें, सभी राजनीतिक दल करते हैं और इसमें करने में मुझे लगता है कोई ऐतराज भी नहीं है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की यात्रा का जिक्र करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा का, तो वहां पे जरूर चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसके कोई राजनीतिक मकसद मायने ना निकाले जाएं। वहीं कांग्रेसी मित्र जो है वो जब स्टेज से भाषण देते हैं या बयान देते हैं तो वो ये कह देते हैं कि देखिए जी, इस यात्रा के बाद तो बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। मतलब वो राजनीतिक यात्रा कहने को तैयार नहीं है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट है। बेसिकली कांग्रेस अपने अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास कर रही है इस यात्रा के जरिए, लेकिन वो उनका राजनीतिक अस्तित्व जो खत्म हो गया है वो उसको भी ढूंढ नहीं पाए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कही गई बात है, क्योंकि इन्हीं के महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने पत्रकार साथियों की एक बात का जवाब देते हुए जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इस यात्रा से कोई चुनावी लाभ होगा, तो उनका जवाब ये था, देखिए इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यात्रा हमारी जरूर सफल रही। उसके बाद जयराम रमेश जो इस यात्रा का पूरा काम देख रहे थे, उन्होंने तो बाकायदा मीडिया को ये बोल दिया था कि 2029 के अंदर हम सभी प्रदेशों में अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब वो 2024 का सरेंडर कर चुके हैं। 2024 में उनको पता लग चुका है कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए वो 2024 की बात नहीं करते, वो 2029 की बात करने लगे हैं। इसके अलावा इन्हीं के एक नेता ने बाकायदा मीडिया को ये कहा कि जिन प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी, वहां पे भी हमारी यात्रा कामयाब रही। जब उनसे पूछा गया आप किन प्रदेशों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने नाम लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। मतलब वो स्वयं ये मान रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। तो जो जिस यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, उस यात्रा में इन्होंने घोषणा भी की थी कि अब हम हाथ से हाथ जोड़ो एक प्रोग्राम करेंगे 26 जनवरी से। क्या 26 जनवरी में हरियाणा में वो प्रोग्राम शुरू हुआ? नहीं कर सके। फिर इन्होंने घोषणा की 2 फरवरी को कि देखिए 1-2 दिन में हम ये शुरू कर देंगे। मतलब जिस राजनीतिक दल के ऐसे हालात हों कि वो अपने घोषित प्रोग्राम को जमीन पर ना उतार सके, जिसके पास संगठन नाम की चीज ना हो, कार्यकर्ता ना हो, वो राजनीतिक दल यात्रा निकाले या दौड़ लगाए, मुझे लगता है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है प्रवीण जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी केवल ढींगरा जी भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। इनका जवाब तो शायद केवल जी ही दे पाएंगे। केवल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जी नमस्कार। जी नमस्ते केवल साहब, ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी, ये एक तरह से राजनीतिक यात्रा थी। आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं स्वीकारेंगे तो नहीं, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता। अभी आप बीजेपी प्रवक्ता को भी सुन रहे थे, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उसका हमें कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता का ये काम है कि वो इधर से उधर की बात करें और इधर की बात उधर करें, उधर की बात उधर करें, वो उनका काम है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में जो ग्राउंड रियलिटी में हम लोग चले, 268 सीटों पे राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, उससे लोगों का भाव पता लग गया कि जिस तरह से बीजेपी ने 8 साल के अंदर प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को लूटा, सभी वर्ग के लोगों का नुकसान किया, वो सभी लोग अब जो है ओपोनेंट विकल्प देख रहे हैं।
दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से हरियाणा की अभी महानुभाव बात कर रहे थे कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के ऊपर कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि इनकी थोड़ी नॉलेज की कमी है। प्रोग्राम के 26 जनवरी को ही पार्टी ऑफिस के अंदर पहला प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हुड्डा साहब ने और सभी कांग्रेस के पूरे प्रदेश के लोगों ने शिरकत की थी और वहां पे सारी चर्चा हुई थी। उसके बाद लगातार इलाकों वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि ये बाहर तो निकलते नहीं है, कमरों की राजनीति करते हैं, इलाका वाइज जो है हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चल रहा है। उस आज प्रोग्राम जो हुआ है वो रेवाड़ी के अंदर हुआ है और उसमें हमारे माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राव दान सिंह और भी कई बड़े नेता रेवाड़ी के अंदर थे और वो इस प्रोग्राम को अंजाम देने का वो चल रहा था। आपके पास भी मीडिया के अंदर बात आई होगी, हो सकता है चली ना हो लेकिन आई होगी जरूर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार चल रहा है और हर इलाके में चल रहा है। दूसरी एक और बात चल रही है, जिस तरह से मोदी जी की एक फोटो वायरल हो रही है अडानी के साथ जहाज में जाते हुए, आप देखिए किस तरह से मोदी और अडानी का जो रिश्ता क्या कहलाता था, ये सारी चीजें अब जग जाहिर हो रही है। और अडानी जो है वो अब भर भर के गिर रहा है जिस तरीके से, ये पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से इधर से लोन दिए और उधर से शेयर मार्केट गिर रही है और ठीक है, अगर अडानी ग्रुप का शेयर मार्केट गिरा तो उससे इसका क्या ताल्लुक? देखिए ये भारत के लोगों का पैसा उड़ रहा है, हमारी टैक्स के कमाई जो है ये उड़ रही है और हम इस सारे को भी आज जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिला वाइज के अंदर हम धरने दे रहे हैं और ये भी बात कह रहे हैं और लोकसभा के अंदर भी वहां पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि इसकी जेपी मांग ज्वाइंट पार्लियामेंट की जाए। लेकिन ये धूर्त सरकार जो है कोई भी केवल ढींगराज जी, ठीक है, इतना समय नहीं है अभी, मुझे जवाब भी लेना है। प्रवीण जी कम शब्दों में जवाब दीजिएगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। सर देखिए ऐसा है, कांग्रेसी मित्र जो है लगातार विधवा विलाप कर रहे हैं, रुदाली रुदन इनका लगातार चालू है और वजह मात्र केवल एक है कि मोदी जी की लोकप्रियता को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनको ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को ये हरा नहीं सकते, इसलिए ये इस तरह से झूठ के प्रोपेगेंडे करते हैं। ये लगातार इस तरह के टूल किट लेके आते हैं। आपको याद होगा इन्होंने ये प्रयास किया था 2019 से पहले कि अयोध्या में राम मंदिर ना बने। इन्होंने बाकायदा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अभी इसके ऊपर निर्णय न किया जाए। उसके बाद आपको याद होगा राफेल के ऊपर उन्होंने लगातार झूठ बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और राहुल जी को माफी तक मांगनी पड़ी थी इस विषय पे, आपको याद होगा। उसके बाद इन्होंने पेगासस का विषय उठाया, इन्होंने उसके ऊपर ड्रामा करना शुरू किया, लेकिन जनता ने हर बार इनकी बात को नकारा, जनता ने इनको इनका सही स्थान दिखाया और यही वजह है कि कांग्रेसी मित्र बौखलाहट के अंदर अनाप शनाप कूल जुलूल कुछ भी बोलते हैं। ये कहते हैं जनता का पैसा उड़ रहा है। देखिए हरियाणा के संदर्भ में बात करता हूँ, 2014 में मुख्यमंत्री हुड्डा जब आखिरी साल था उनका, मात्र 37,000 करोड़ रुपए का बजट था हरियाणा का। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछला बजट ही 1,70,000 करोड़ रुपए का पेश किया था। अब देखिए कितने गुना हो गया हरियाणा का बजट। हरियाणा की जीएसटी हुड्डा साहब के टाइम में मात्र 3.25 लाख करोड़ की थी, आज जीएसडीपी 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। पर कैपिटा इनकम हुड्डा साहब के टाइम में मात्र 1,27,000 रुपए थी, आज पर कैपिटा इनकम 2,74,000 रुपए हो चुकी है हरियाणा की। इससे पता लगता है कि वर्तमान सरकार ने कितनी तेज गति से प्रदेश का विकास किया, चाहे प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें। जिस वक्त कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, आखिरी बजट था 16 लाख करोड़ रुपए का। अभी जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले बजट पेश हुआ है वो बजट देखिए कितने का, 16 लाख करोड़ रुपए का बजट अगर 40 लाख करोड़ रुपए कहीं पहुंच जाए मात्र 8 सालों में, उसके बाद कहते हैं जनता के टैक्स के पैसा उड़ गया जी। वजह ये है कि ये मित्र जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहते थे, जिन लोगों का काम केवल भ्रष्टाचार था, उनको संरक्षण देने। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, समय कम है थोड़ा सा, ठीक है। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां गौतम अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई और एलआईसी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया है। साथ ही विपक्ष पीएम मोदी से मामले में सामने आकर जवाब देने की मांग भी कर रहा है। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एसबीआई और एलआईसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्यापारी गौतम अडानी के साथ मिलकर देश के करोड़ों लोगों को धोखा देने का काम किया। जनता की आवाज को बुलंद करते हुए कांग्रेस की ओर से ये धरना प्रदर्शन किया गया। एसबीआई और एलआईसी ने भी हजारों करोड़ों रुपए का निवेश अडानी ग्रुप में किया। अब एक रिपोर्ट जारी होने के बाद अडानी ग्रुप को लेकर अब लगातार कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं और निवेशकों को नुकसान भी हो रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर जवाब देना चाहिए।
अदानी इज इंडिया, क्या अदानी इंडिया है कि जो भारत के ऊपर आ गया? एक बिजनेसमैन जिसका घपला पकड़ा जाता है उसको जवाब देना है। सरकार को इंक्वायरी करनी चाहिए। ये भारत पे हमला कहां से हो गया? ये विदेशों की अगर कोई है तो उसको पर्दाफाश करें। ये किस लिए बैठे हैं? ये करेंगे भाई कौन से विदेश में किस सरकार की, किसने, कौन आदमी है, कौन सी सरकार है, वो बताना चाहिए इनको। सरकार तो ये चला रहे हैं, ये विपक्ष बताएगी कि इस बात को? सरकार तो ये चला रहे हैं। बहुत समय से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अडानी और अंबानी के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। भी बैठे हैं श्री सीकरी जी, अपना कैरवाली जी, जो भी डर का माहौल है, भ्रष्टाचार है। साथियों, कोषों के लिए जमा पूंजी इकट्ठा करेंगे जिस तरीके से इस देश को, इस प्रदेश को। तो कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई गंभीर आरोप लगातार कांग्रेस मौजूदा सरकार पर लगा रहा है और LIC SBI कार्यालय के सामने तमाम लोगों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, स्वागत करती हूं आपका। नमस्कार जी। जी नमस्ते। वेद प्रकाश जी, ठीक है, अडानी ग्रुप के अगर शेयर घटे, करोड़ों का लॉस हुआ, तो अब इसमें आप सरकार पे भी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार क्या अडानी चला रहा है, कई तरह के आरोप है। क्या कहा जाए इन आरोपों को लेकर? देखिए, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है वो बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है कि जो अडानी की दौलत बढ़ी है वो फ्रॉड से बढ़ी है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। विदेशों के अंदर इन्होंने कुछ नकली कंपनियां अपनी खुद की बना रखी है, उन्हीं से शेयर बेच के खरीदते हैं और अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। और उसके साथ जो हमारी LIC है और सेबी है, नहीं सॉरी SBI है, इन्होंने इनको बेशुमार धन दिया है। तो LIC और SBI में जो पैसा जमा है वो आम जन का है। हमारी इतनी सी मांग है कि सरकार इसकी जांच करवाए। अगर ये फ्रॉड नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा अरबों रुपए का खेल नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नहीं है, तो सरकार को जांच करवाने में क्या समस्या है? सरकार जांच से क्यों भाग रही है? और सरकार जांच से भाग तभी रही है जब सरकार को पता होगा कि भाई सरकार की मिली भगत है। अगर जांच होगी तो सरकार बेनकाब हो जाएगी। तो हम कौन सी गलत मांग कर रहे हैं? हर्षद मेहता ने थोड़ा सा शेयर घोटाला हुआ था, क्या उस समय जब विपक्ष में था बीजेपी, उन्होंने कितने दिनों तक संसद अवरुद्ध की थी? क्या उसका JPC जांच नहीं हुई थी? तो अगर सरकार पाक साफ है तो JPC जांच करवा ले। ठीक है वेद प्रकाश जी, आएंगे आपके पास, आते हैं आपके पास। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ गए हैं। विदु साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। विदु साहब, जिस तरीके से अब अडानी ग्रुप को लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पर भी विपक्ष जो तमाम आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, विपक्ष का जो रोल है बहुत नेगेटिव रहा है, देश के प्रति बहुत नेगेटिव रहा है। देश की आर्थिक स्थिति को लेकर निरंतर ये भ्रम फैलाते रहे हैं, अब फिर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि LIC और SBI दोनों ने बता दिया कि दोनों के 1% भी शेयर वहां पर नहीं है। इसके बावजूद भी इनका इस प्रकार का हू हल्ला करना, इनकी बात ये कहना, जांच तो एजेंसीज करती है, निरंतर करती रहती है, मॉनिटरिंग एजेंसीज भी है, ऑडिट एजेंसीज भी है जो लगातार करती रहती है। सेबी उसके लिए एक डेजिग्नेटेड संस्था है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक संस्था है। इसके अलावा जो है अलग अलग कंपनियां इसमें करती रहती हैं, जो जांच करने की बात है, जो ऑडिट करने की बात है। जांच होते भी रहना चाहिए। जैसे अभी अडानी की बात कर रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा की भी जांच होते रहना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा का किस प्रकार से अकूत उसने संपत्ति उत्पन्न की, और हमारे हरियाणा के लिए तो वैसे भी प्रासंगिक है। हमारे हरियाणा की हजारों एकड़ भूमि उसने जो है
किस प्रकार से औने पौने दाव में उसने उसके मित्रों ने जो है ली थी, इस पर जांच होनी ही चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। विषय ये है कि जांच होना ये एक रेगुलर प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। किस प्रकार की जांच की बात डॉक्टर, किस प्रकार की जांच करने की बात है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जांच होनी चाहिए और जांच जो है ऐसी हो जो कोर्ट के अंदर विद स्टैंड कर पाए। ठीक है प्रोफेसर साहब, समय थोड़ा कम है, बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन जिला रेवाड़ी के गांव खातीवास में एक ऐसा अनोखा स्कूल है जो मिड डे मील कार्यकर्ता के सहारे ही राम भरोसे चल रहा है। इस स्कूल में मात्र 3 बच्चे हैं, 2 अध्यापक हैं। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में कभी कभार ही अध्यापक आते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे? खाना बनाते हैं, मिड डे मील का खाना। यहाँ पे जो अध्यापक है वो कहाँ है आज? रेवाड़ी है। किस कारण से रेवाड़ी गए? बीमार हो रहा है जी, वो हॉस्टल में गए ना, ज्यादा बीमार होगा जी। क्या दिक्कत है? पथरी का है, किस चीज का है ना, तो ज्यादा तकलीफ हो जाते हैं। कितने दिन से नहीं आ रहे? नहीं, आज नहीं आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता चैन सिंह जुड़ गए हैं। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कोई अभी तक कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस संदर्भ में जो हमने शिक्षा विभाग में जाकर शिक्षा अधिकारी से जब बात करनी चाहिए तो हर वहां पर जो भी कर्मचारी और अधिकारी मिला वो एक दूसरे के ऊपर सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ता रहा दूसरे की जिम्मेदारी का, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस कदर हमारी प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहती है। लेकिन ये कोई रेवाड़ी का पहला ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें मात्र 3 छात्र हों और 3 छात्रों पर 2 अध्यापक। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। 2 जो टीचर हैं वो तनख्वाह भी जरूर लेते होंगे सरकार से, लेकिन बदले में 3 बच्चे वहां पर और 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 टीचर। लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचरों की कमी है, ऐसे में क्यों नहीं सरकार दूसरे स्कूलों में भेजती जहाँ टीचरों की कमी है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि शिक्षा विभाग का आज तक क्यों बिल्कुल जैन सिंह जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रुक करते हैं अब चौथी बड़ी खबर की ओर। ये खबर भी रेवाड़ी से ही, जहां पर पिता की दूसरी शादी करने से नाराज चल रही बेटी ने अपनी सौतेली मां पर चाकू से हमला कर दिया। बेटी ने अपनी सौतेली मां की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। महिला की हालत गंभीर है, उसे शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल शादूशाह नगर रेवाड़ी निवासी नरेंद्र की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और जिसकी वजह से उसकी 10 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। मैंने सर दूसरी शादी की है अपने यहाँ पे मैं जॉब के पर्पज से आई थी, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र है ना पंजाबी, उनसे मैंने शादी कर ली है। तो उनके बच्चे मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। उनकी बेटी रिया और नौनी ये दोनों से बहुत नफरत करते हैं। इन दोनों बहनों ने मेरे को मिलकर चक्कू मारा है। पड़ोस में हुए थे लड़ाई झगड़ा, पड़ोस में उनकी हाथापाई हो गई, हाथापाई खत्म करवा दी, लड़ाई छूट गई। फिर बच्चों को मैंने कपड़े डाला, कपड़े डालने पर चक्कू हाथ में था, चक्कू लेके मिश्री की गर्दन काट। किस बच्चे ने काटे? चंचल। और पड़ोसी ने भड़काए और हरी शरीज है उसने मेरे को धमकी दे रखी मारने की, रिकॉर्डिंग में भी है उसकी। चलो तेरा पूरा डंडा चढ़ाऊंगा मैं, और उसी ने भड़काया। और उसी मम्मी भी आई थी हमारे घर। तो दिन की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।